क्या एक देश एक टैक्स का सपना राज्यों की अपनी वित्तीय आजादी की कीमत पर पूरा हुआ है? आज हम इसी बड़े सवाल को कुरेदेंगे और समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी और भारतीय राज्यों के अधिकारों के बीच ये रिश्ता इतना नाजुक क्यों है। तो सवाल यही है, क्या भारत ने आर्थिक एकता की दौड़ में अपने संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को कहीं पीछे छोड़ दिया है? आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, जीएसटी से पहले के दौर में, जब भारत का टैक्स सिस्टम एक ऐसे मकड़जाल जैसा था जिसमें कौन सा धागा कहां जा रहा है समझना बहुत मुश्किल था। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने केंद्र और राज्यों के लिए टैक्स वसूलने के अलग अलग मैदान तय कर दिए थे, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी ताकि कोई किसी के काम में दखल न दे। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार देश की सीमाओं पर यानी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फैक्ट्री में सामान बनने पर टैक्स लगाती थी। वहीं राज्य सरकारें अपने राज्य के अंदर सामान की बिक्री पर टैक्स वसूलती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि राज्यों के पास अपना खर्च चलाने के लिए कमाई का एक आज़ाद जरिया था, उन्हें केंद्र की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। और फिर इस पूरे मकड़जाल को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, जीएसटी। और ये सिर्फ एक नया कानून नहीं था दोस्तों, ये भारतीय टैक्स सिस्टम की पूरी किताब में एक नया चैप्टर लिखने जैसा था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और हाँ, जीएसटी के वादे बहुत बड़े थे, एक देश एक बाजार, जहां व्यापार करना आसान हो, टैक्स की चोरी रुके और केंद्र राज्य दोनों की तिजोरियां भरे। सुनने में तो सब शानदार लगता है, लेकिन क्या इन बड़े बड़े वादों की कोई छिपी हुई कीमत भी थी? और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जीएसटी अपने साथ एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल लेकर आया, एक ऐसा सवाल जिसने हमारे देश के संघीय ढांचे की बुनियाद को ही हिला दिया। ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं था, देश के एक टॉप लॉ स्कूल की एक रिपोर्ट सामने आई और उसने तो समझिए एक भूचाल ला दिया। उनका साफ कहना था कि जीएसटी का जो ढांचा है वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच के पावर बैलेंस को जड़ से कमजोर कर रहा है। इस पूरी बहस को समझने की चाबी एक शब्द में छुपी है, फिस्कल फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि राज्यों को अपनी कमाई और खर्च के लिए केंद्र सरकार के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उनके पास अपनी आर्थिक ताकत हो। तो आलोचकों ने साफ साफ कहा, जीएसटी ने शक्ति के तराजू को केंद्र की तरफ इतना ज्यादा झुका दिया है कि अब राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र के अधीन हो गए हैं, उनकी अपनी आजादी कम हो गई है। तो सवाल ये है कि ये शक्ति का तराजू आखिर झुका कैसे? जवाब हमें खास जगह मिलता है, एक बहुत ही पावरफुल कमरा जिसे हम जानते हैं जीएसटी काउंसिल के नाम से। चलिए देखते हैं कि इस कमरे के अंदर होता क्या है। तो देखिए, इस काउंसिल में केंद्र सरकार के पास अकेले 1/3 यानी 33.3% वोटिंग पावर है और बाकी के सभी राज्यों को मिलाकर 2/3 यानी 66.7%। देखने में तो ये बिल्कुल फेयर लगता है ना, पर असल खेल इन नंबरों के पीछे छिपा है। और ये है वो जादुई नंबर 75%। जीएसटी से जुड़ा कोई भी फैसला पास करवाने के लिए इतने वोटों की जरूरत पड़ती है। अब जरा हिसाब किताब लगाते हैं, क्योंकि सारा राज यहीं छिपा है। अब सोचिए जरा, अगर केंद्र सरकार किसी प्रस्ताव पर ना बोल दे तो उसके 33.3% वोट तो गए, तो बाकी कितने बचे? 66.7%। क्या सारे के सारे राज्य मिलकर भी 75% के आंकड़े को छू सकते हैं? जवाब है कभी नहीं। और इसी को कहते हैं एक प्रभावी वीटो पावर। और ये वीटो पावर कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारे संविधान के उस मूल आत्मा के खिलाफ है जो ये कहती थी कि राज्य भी अपने फैसले लेने में आजाद और ताकतवर हैं। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हमें आर्थिक एकता और राज्यों की स्वायत्ता में से किसी एक को चुनना ही होगा? शायद नहीं, हो सकता है एक तीसरा रास्ता भी मौजूद हो, एक बेहतर संतुलन बनाने का। चलिए जरा दुनिया में झांकते हैं और अपने ही इतिहास में भी। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, जीएसटी के बड़े फैसलों के लिए सर्वसम्मति चाहिए होती है, मतलब जब तक सब हाँ ना बोले बात नहीं बनती। यहाँ तक कि भारत में ही 2011 में जो जीएसटी का पहला बिल आया था, उसमें भी आम सहमति की बात थी। ये मॉडल दिखाते हैं कि राज्यों को बराबर का भागीदार बनाना बिल्कुल मुमकिन है। मतलब साफ है, एक देश एक टैक्स का सपना पूरा करने के लिए राज्यों की ताकत छीनना जरूरी नहीं है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है जहां हर राज्य की अपनी आवाज हो और उसका सम्मान भी।
तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, एक देश अपनी आर्थिक एकता और अपनी अंदरूनी विविधता के बीच वो सुनहरा संतुलन कैसे बनाएगा? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का आने वाला कल तय करेगा, और इस पर सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।